मॉर्निंग एवरीवन, मैं प्रोफेसर रोहित कुमार आज आप लोगों के साथ ग्राउंड वेव प्रोपगेशन टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वेव के बारे में डिटेल में अध्ययन किया था। यह टॉपिक भी उससे रिलेटेड है, तो अगर किसी ने पिछला वीडियो स्किप किया तो जाकर देख लें, जिससे कि इस वीडियो को समझने में आसानी होगा। चलिए शुरू करते हैं ग्राउंड वेव प्रोपगेशन के बारे में डिटेल में। तो पहला है ग्राउंड वेव प्रोपगेशन के बारे में हम पहले जानेंगे। उससे पहले हम जाने रेडियो कम्युनिकेशन के कुछ बेसिक बात जो हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। तो जो रेडियो कम्युनिकेशन होता है दो अलग अलग पॉइंट पे एस्टेब्लिश होता है। रेडियो कम्युनिकेशन की हम बात करें तो इसमें रेडियो वेव मूव करता है या ट्रेवल करता है, जो EM वेव भी होता है। तो ये अर्थ कर्वेचर हुआ, दो डिस्टेंस पॉइंट, एक हुआ ट्रांसमिटिंग पॉइंट, एक हुआ रिसीविंग पॉइंट। किसी भी कम्युनिकेशन में तीन इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, एक होता है ट्रांसमिटिंग एंटीना या ट्रांसमीटर सेक्शन, एक रिसीवर सेक्शन, तीसरा चैनल। ट्रांसमीटर सेक्शन को ट्रांसमिटिंग एंटीना कंप्लीट कर रहा है, यहाँ रिसीवर सेक्शन को रिसीविंग एंटीना कंप्लीट कर रहा है, और हम बात करेंगे चैनल की। तो ये चैनल मेनली दो तरह का होता है, एक होता है वायरलेस और दूसरा होता है वायर्ड चैनल। ठीक है, तो यहाँ वायरलेस चैनल की बात करेंगे जिसमें हम बात कर रहे हैं स्पेस की। अब क्या है, स्पेस में एटमॉस्फेयर में डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर होता है। उस लेयर में हमारा जो EM वेव ट्रांसमिट कर रहा है और रिसीव कर रहा है, उस स्पेस में किस लेयर से ट्रेवल कर रहा है, किस लेयर से रिटर्न हो रहा है, उसके बेसिस पे हम तीन तरह का प्रोपगेशन जानते हैं। पहला है ग्राउंड वेव या सरफेस वेव प्रोपगेशन, दूसरा है स्काई वेव या आयनोस्फेरिक वेव प्रोपगेशन, तीसरा है स्पेस वेव या ट्रोपोस्फेरिक वेव प्रोपगेशन। ठीक है, आइए इस डायग्राम से समझते हैं। ये है ट्रांसमिटिंग एंटीना, ये है रिसीविंग एंटीना। ये लेयर से नीचे, ठीक है, ये आपको रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है। ये क्या है, डायरेक्ट वेव आ रहा है, ये ग्राउंड से रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है। इन तीनों में ग्राउंड का इफेक्ट है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ग्राउंड वेव या सरफेस वेव प्रोपगेशन। सरफेस मीन्स अर्थ सरफेस। ये आयनोस्फेयर से टकरा के रिटर्न होकर हमको रिसीव हो रहा है, जिसको बोलेंगे आयनोस्फेरिक वेव या स्काई वेव प्रोपगेशन। और तीसरा जो लास्ट हम बात कर रहे हैं वो स्पेस में जा रहा है, या कह सकते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन, तो इसको स्पेस वेव या ट्रोपोस्फेरिक वेव प्रोपगेशन कहते हैं। ठीक है, ये बेसिक है, इसमें से हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे ग्राउंड वेव प्रोपगेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्राउंड वेव या सरफेस वेव, जिस दूसरा नाम है उसका, क्या होता है, ये एक तरह का रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रोपगेशन है। इसमें EM वेव ट्रेवल होगा। और ये किस तरह का प्रोपगेशन, इसमें जो चैनल होता है, मेन हम क्या है चैनल पे डिवाइड कर रहे हैं तीनों वेव का प्रोपगेशन। तो इसमें जो चैनल होता है वो आयनोस्फेरिक लेयर, और ये हमारा मानते हैं ये आयनोस्फेरिक लेयर, ये सरफेस अर्थ है। तो इस स्पेस का यूज़ करेगा EM वेव ट्रेवल करने के लिए, ट्रांसमीटर से रिसीवर तक जाने के लिए। फिर से बताते हैं, आयनोस्फेरिक लेयर ये है, ये क्या है, हमारा सरफेस या ग्राउंड है। इस स्पेस का यूज करके ये ट्रांसमीटर से रिसीवर तक हमारा EM वेव या रेडियो वेव पहुंचेगा। इसको हम क्या कहेंगे, ग्राउंड वेव या सरफेस वेव प्रोपगेशन। प्रोपगेशन जो होता है अर्थ कर्वेचर के अलोंग होता है। ये अर्थ कर्वेचर, तो प्रोपगेशन ऐसे ऐसे ही मूव करेगा। ठीक है, अर्थ प्रोपगेशन के अलोंग होता है। अब रेंज क्या होता है, अगर सपोज ये ग्राउंड है, यहाँ पर एक ट्रांसमिटिंग एंटीना है, एक रिसीविंग एंटीना है। रेंज एक तरह का डिस्टेंस है। ठीक है, कितना डिस्टेंस ये सिग्नल ट्रांसमिट किया तो कितने डिस्टेंस पे वो रिसीव कर सकता है, वो मैक्सिमम रेंज बताएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ से यहाँ भेज रहे हैं, अगर यही सिग्नल इसके बाद रिसीव नहीं हो रहा तो रेंज इसका इतना ही हुआ, और यहाँ तक पहुँच रहा था रेंज इसका हुआ। तो मैक्सिमम डिस्टेंस जहाँ से हमको एक आउटपुट मिल सके, हमको सिग्नल रिसीव और हम उसको कन्वर्ट करके ऑपरेट कर सके, उस डिस्टेंस को क्या कहेंगे, रेंज। रेंज मेनली तीन चीज़ पे डिपेंड करता है। एक होता है फ्रीक्वेंसी, हायर फ्रीक्वेंसी हायर रेंज होगा। दूसरा होता है पावर ऑफ ट्रांसमीटर, इस केस में भले नहीं हो रहा, लेकिन रेंज जो मेनली डिपेंड होता है तीन चीज़ पे। एक होता है फ्रीक्वेंसी, एक होता है पावर ऑफ ट्रांसमीटर, और होता है ग्राउंड कंडीशन। ठीक है, तो हम एक बाय एक डिफाइन करेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, C/λ। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी C/λ होता है। लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ। C क्या होता है, हमको स्पीड ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में। तो हम देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी हम जो ग्राउंड वेव के लिए यूज़ कर रहे हैं वो लो फ्रीक्वेंसी हम यूज़ करते हैं। तो लो फ्रीक्वेंसी हम यूज़ करेंगे तो हमको लैम्डा ज़्यादा मिलेगा। लैम्डा ज़्यादा मिलेगा तो हाई वेवलेंथ। हाई वेवलेंथ का एक प्रॉपर्टी होता है कि वो अगर किसी भी जैसे हिल्स से टकराए, फॉरेस्ट से टकराए, बिल्डिंग से टकराए, तो वो रिफ्लेक्ट होके या हमको वो किसी भी ऑब्स्टकल से टकरा के हमको रिसीव हो जाएगा। वहीं अगर हमारा हाई फ्रीक्वेंसी होता तो लो वेवलेंथ मिलता, तो वो अगर टकराता तो वो वहीं
लॉस हो जाता सिग्नल, हमको फिर वो ट्रेवल नहीं कर पाता, मल्टीपास प्रोपगेशन वो नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम फ्रीक्वेंसी लो रखते हैं इसमें, ठीक है। पावर ऑफ द ट्रांसमीटर, जितना पावर का ट्रांसमीटर हम यूज़ करेंगे, ट्रांसमिटिंग पावर जितना यूज़ करेंगे उतना दूर तक सिग्नल प्रोपगेट करेगा। ग्राउंड कंडीशन, ग्राउंड कंडीशन का मतलब हुआ कि आप सपोज प्लेन एरिया में जा रहे हैं तो वहाँ बिल्डिंग हो सकता है, हिली एरिया में जाओ वहाँ पहाड़ हो सकता है, फॉरेस्ट एरिया में जा रहे हैं तो आपको वहाँ जंगल हो सकता है, पेड़ हो सकता है बड़े लंबे लंबे, या सी एरिया, इस तरह का सब ग्राउंड कंडीशन है। तो जैसे पहाड़ से गया, आपको बताया कि पहाड़ से टकरा के हम सिग्नल रिसीव कर सकते हैं, क्योंकि ग्राउंड है, ग्राउंड वेव प्रोपगेशन है, ये सब होना नॉर्मल बात है। तो हमारा ये जो इससे टकरा के रिसीव करता है इसको फेडिंग इफेक्ट कहते हैं, FADING, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे टकराया उससे टकराया, इससे क्या होता है, मल्टी पाथ फेडिंग इफेक्ट ऑकर होता है, जिसके कारण हाई वेवलेंथ के कारण ही हम इसको सिग्नल को रिसीव कर पा रहे हैं, ठीक है। अब हम बताते हैं सिग्नल इसमें भी लॉस्ट होता है, जब टकराने के बावजूद भी सिग्नल का स्ट्रेंथ घटता है, परंतु क्या हमको हाई वेवलेंथ के कारण रिसीव हो जाएगा सिग्नल। अब हम बात करेंगे ग्राउंड वेव के बारे में। तो ग्राउंड वेव में है क्या है, सी एरियाज में, समुद्री एरियाज में हमको सबसे ज़्यादा दूर कम्युनिकेशन मिलेगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कि किस एरिया में हमको ग्राउंड वेव सबसे ज़्यादा दूर मिलेगा, तो सी एरियाज, समुद्री एरियाज में, ठीक है। अब एक है लो फ्रीक्वेंसी पे अर्थ किस तरह एक्ट करता है, कंडक्टर, जो इसको अर्थिंग भी कहते हैं। लो फ्रीक्वेंसी पे अर्थ कंडक्टर के रूप में एक्ट करता है। अब उस अर्थिंग से बचने के लिए हम वर्टिकल पोलराइजेशन का यूज़ करते हैं। वर्टिकल पोलराइजेशन क्या होता है कि आपका जो पोलराइजेशन अर्थिंग किसका हो सकता है, इलेक्ट्रिक वेव का, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ही हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोपोगेट करेगा वो परपेंडिकुलर टू किसके करेगा, हमारे अर्थ के सरफेस पे। ये अर्थ का सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर ये नहीं, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी 90 डिग्री, ये भी अर्थ से 90 डिग्री बना रहा है। तो हमारा जो है, हम अर्थ से बचने के लिए वर्टिकल पोलराइजेशन करते हैं। वर्टिकल पोलराइजेशन क्या होता है कि अर्थ के परपेंडिकुलर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करे, ताकि हमको शॉर्ट सर्किट नहीं हो, ठीक है। हॉरिजॉन्टल नहीं हम यूज करते हैं क्योंकि शॉर्ट सर्किट इजीली हो जाता है। ये हमारा वर्टिकल पोलराइजेशन बता रहा है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन बता रहा है, ठीक है। आगे मूव करते हैं। अब क्या, जब वर्टिकल पोलराइजेशन को लाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, परपेंडिकुलर एंटीना। अब देखेंगे हर एक एंटीना क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर एंटीना क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम वर्टिकल पोलराइजेशन अटेंड कर सकें। अब हम नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, इसमें हम यूज़ करते हैं वेरी लो फ्रीक्वेंसी और मीडियम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम हम मीडियम फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी तक हम नहीं जाते हैं, तो मीडियम फ्रीक्वेंसी तक हम इसका यूज़ करते हैं ऑपरेट करने के। ये आपसे पूछता है क्वेश्चन, इसीलिए आप ध्यान रखिएगा। तो एक तो लो फ्रीक्वेंसी हम बताएं इसलिए क्योंकि हमको हाई वेवलेंथ चाहिए। हाई वेवलेंथ से हमको क्या मिलेगा, उसका प्रॉपर्टी यूज़ कर पाएंगे कि वो टकरा कर भी हमको सिग्नल मिल जाए। दूसरा, हम क्यों यूज़ करते हैं लो फ्रीक्वेंसी, उसके बारे में जानते हैं। ये अर्थ है, ये लाइन अर्थ मानते हैं, ये ट्रांसमिटिंग एंटीना है, ये रिसीवर एंटीना है, ठीक है। और ये हमारा सिग्नल प्रोपगेट कर रहा है, ठीक है। तो सिग्नल जब प्रोपगेट कर रहा है तो ये कंडक्टिव नेचर के अर्थ के कारण हमको एक इंड्यूस चैनल अर्थ सरफेस में मिलेगा, ठीक है। इंड्यूस चैनल, तो जो हाईएस्ट, इस दोनों में देखते हैं, जो हाईएस्ट होगा उसको पॉजिटिव से, और जो लोएस्ट होगा निगेटिव। हाईएस्ट पॉजिटिव, लोएस्ट निगेटिव, ये लोएस्ट निगेटिव, हाईएस्ट पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव से हम दिखाए, ठीक है। अब ये डिफरेंस ज़्यादा है, ठीक है, ये डिफरेंस ज़्यादा है, यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ ऑकर होता है, ये निगेटिव पोलरिटी है, एक पॉजिटिव पोलरिटी है, तो ये दोनों आपस में अट्रैक्ट होकर ग्राउंड होने का ट्राई करेगा। तो जब ये ग्राउंड होगा एक दूसरे से तो हमारा अर्थ होगा, यहाँ सिग्नल लॉस्ट होगा, यहाँ सिग्नल लॉस्ट होगा, फिर यहाँ सिग्नल लॉस्ट होगा। तो अगर सपोज हम P पे सिग्नल भेज रहे हैं तो यहाँ हमको क्या होगा, रिसीव P/2। ये यहाँ एक एग्जांपल है, ये यहाँ होगा तो इसके लॉस के बाद इसका सिग्नल स्ट्रेंथ घटेगा, फिर इसके लॉस के बाद नेक्स्ट वाला का सिग्नल स्ट्रेंथ घटेगा। इस तरह धीरे धीरे हमारा सिग्नल स्ट्रेंथ किधर चल जाएगा, जीरो की तरफ चल जाएगा, ठीक है। तो हम इतना भी जाने कि वर्टिकल पोलराइजेशन हम करते हैं ताकि अर्थिंग नहीं हो। वर्टिकल पोलराइजेशन के लिए एंटीना खड़ा रखते हैं, और हम जो इसको ऑपरेट करते हैं वेरी लो फ्रीक्वेंसी और मीडियम फ्रीक्वेंसी। अब नेक्स्ट मूव करते हैं कि अब देखो हम क्या है, यहाँ से हम ट्रांसमिट किया एंटीना, इस तरफ प्रोपोगेट कर रहा है, इस साइड। अब प्रोपोगेट कर रहा है तो वर्टिकल हम किए, लेकिन हम बताए अभी धीरे धीरे क्या है, वो सिग्नल जीरो होना शुरू करेगा, घटते जाएगा उसका स्ट्रेंथ। जब स्ट्रेंथ घटते जाएगा तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। यानी शॉर्ट सर्किट होना मतलब कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल पोलराइज्ड बन जाएगा। तो हम क्या करें, वर्टिकल हम सिग्नल भेजें, लेकिन वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो रहा है, हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस प्रोसेस के, इस फेनन को हम क्या कहते हैं, टिल्टिंग। एक वर्टिकल पोलराइजेशन सिग्नल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कन्वर्ट हो जाना, उसको टिल्टिंग कहते हैं। देखिए यहाँ है 90 डिग्री, धीरे धीरे ये एंगल घटेगा, ठीक है, एंगल घटेगा जीरो की तरफ, और टिल्टिंग का एंगल क्या होगा, बढ़ेगा 90 की तरफ, ठीक है। तो इसको क्या करें, एंगल ऑफ, देखिए इंक्रीज ऑफ द एंगल ऑफ टिल्ट,
ठीक है। तो इस तरह से हमारा एक वर्टिकल का हॉरिजेंटल में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, टिल्टिंग। नेक्स्ट मूव करते हैं, इसका मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होता है, 1000 किलोमीटर, ठीक है। अभी हम एक रीजन बताए लो फ्रीक्वेंसी का, 2 रीजन बता चुके हैं, ठीक है। तीसरा रीजन क्या है, अगर हाई फ्रीक्वेंसी हम यूज़ करेंगे तो एटमॉस्फेरिक एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, जिसके कारण लॉसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए हम इसमें 2 मेगाहर्ट्ज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं। ये आपसे पूछता है कितना मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यूज़ कर सकते हैं, तो 2 मेगाहर्ट्ज तक का ही फ्रीक्वेंसी यूज़ कर सकते हैं। अब हम आते हैं रिसीवर सिग्नल स्ट्रेंथ। रिसीवर सिग्नल स्ट्रेंथ क्या होता है, इसका एक एंटीना है, ट्रांसमिट कर रहा है, यहाँ रिसीव कर रहा है, तो ये कुछ सिग्नल का पावर ट्रांसमिट किया, यहाँ कितना पावर रिसीव हुआ, उसको कहते हैं रिसीवर सिग्नल स्ट्रेंथ। तो उसका फॉर्मूला था 120 पाई ST/HR I0 बाय लैम्डा डी। 120 पाई हम किसको कहते हैं, 120 पाई हमारा होता है इंट्रिंसिक एम्पीडेंस, और ST होता है हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना, 125 फिक्स होता है इंट्रिंसिक एम्पीडेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, ST होता है हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना, HR होता है हाइट ऑफ रिसीविंग एंटीना, I0 होता है एंटीना करंट, D होता है डिस्टेंस फ्रॉम ट्रांसमिटिंग एंटीना टू रिसीविंग एंटीना, ठीक है। तो अब यहाँ हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे स्ट्रेंथ क्या है, घटता जा रहा है। हम अभी बताया कि 0 हो जाता है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, तो ये स्ट्रेंथ हमारा घटता जाएगा। तो हमको क्या है, एक लेवल तक ही हम स्ट्रेंथ रख सकते हैं, जैसे वो क्या है लेवल 1000 किलोमीटर तक ही हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, इसका एडवांटेजेस की बात करें। एडवांटेज क्या है, फ्रीक्वेंसी लो है जिसके कारण वेवलेंथ हाई है, जिसके कारण वो पेनिट्रेट कर सकता है किसी भी ऑब्स्टेकल से और रिसीव हो सकता है। दूसरा एडवांटेज बात करते हैं कि किसी भी चेंज एटमॉस्फेयर में इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। मतलब क्या हुआ, आज गर्मी है, ठंडा है, बारिश हो रहा है, इसका इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। अब इसका डिसएडवांटेज की बात करते हैं, तो पहला डिसएडवांटेज क्या है, ये हाई फ्रीक्वेंसी यूज़ नहीं करता है, मैक्सिमम 2 मेगाहर्ट्ज तक ही यूज़ करता है, ये आपसे डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा क्या है, ये शॉर्ट रेंज ही है, 1000 अप टू 1000 किलोमीटर ही तक यूज़ होता है, उससे ज़्यादा हमारा क्या है इसको यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन ही है। ये 2 डिसएडवांटेजेस है। अब हम आइए इसके एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। तो पहला एप्लीकेशन इसका सबमरीन में यूज़ होता है, ठीक है। यूज फॉर वन वे कम्युनिकेशन फ्रॉम द मिलिट्री टू सबमर्ज सबमरीन्स एज दे पेनिट्रेट टू ए सिग्निफिकेंट डेप्थ इनटू वाटर। ये बहुत डेप्थ, वाटर का डेप्थ में जाकर पेनिट्रेट कर सकता है, इसलिए सबमरीन में यूज़ करते हैं इसका। दूसरा AM FM और टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग में यूज़ करते हैं। आपको पता है AM FM टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग सब क्या है, AM FM सब क्या है, हमारा शॉर्ट कम्युनिकेशन टेक्निक है। आपको कोई 1000 किलोमीटर हम डिस्टेंस करें, 1000 किलोमीटर की अगर हम बात करें तो हमारा क्या हुआ, दिल्ली से पटना डिस्टेंस। तो आपको पता है इतना डिस्टेंस तक भी कोई FM चैनल हमारा दिल्ली वाला पटना नहीं आता, AM ही मुश्किल से आता है, ठीक है। तो इसको हम शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, इससे ज़्यादा दूर इसका नहीं जाता, जिसका ड्रॉबैक है, ठीक है। तो इसका एप्लीकेशन ये 2 मेन है, ठीक है। अब आई थिंक ये पूरा अब आपको क्लियर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको अच्छे से ये लेक्चर समझ में आएगा। किसी भी तरह के डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अब नए दिन नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।